सर 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 अरे सर भाई रुको, अरे कलेक्टर है ना सर। रुकियो भाई। सर सर बहुत बड़े फैन है सर। अच्छा 2 साल से आपको देख रहे हैं, आपका हर वीडियो देखते हैं सर। हाँ। सर ऑटोग्राफ चाहिए सर, ऑटोग्राफ 1 मिनट। अच्छा फैन हो तुम बहुत बड़े? हाँ सर बहुत बड़े फैन है। चलो बनवाते हैं तुम्हें कलेक्टर हाँ भाई। सर प्लीज। पढ़ाते हैं तुमको। हाँ हाँ सर बताइए सर। तो ऐसा है कि 11th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अलावा कुछ और तुमको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद तुमको करंट अफेयर्स बिल्कुल स्किप कर देना है। करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एकदम लास्ट में पढ़ना है करंट अफेयर्स, एग्जाम से 1 महीना पहले। या देखो मेडिवल हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आता है। हाँ अगर मान लो 5 भी आ गया तो भी तुम्हारे पास 95% क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन है जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो। तो पूरा छोड़ दें तो फिर? पूरा छोड़ दो। ठीक है सर। चलो चालू करते हैं पेपर ज्योग्राफी से। यार ये तो टॉपर ने बोला था एनसीईआरटी 11th के आगे कुछ भी नहीं आएगा। ये तो सारा आगे से ही पूछा हुआ है। यार ये मैपिंग के सवाल, मैपिंग तो मैंने देखा भी नहीं, टॉपर ने बोला भी नहीं था। अरे यार चलो हिस्ट्री देखते हैं एक बार। हिस्ट्री के सवाल यार ये तो पूरा ही मिडीवल से पूछा हुआ है। मैंने तो पूरा छोड़ दिया था, उन्होंने कहा आप छोड़ दो। यार उनके चक्कर में फंस गया यार। जी नमस्कार मित्रों। तो ये जो पूरी वीडियो सीरीज है, रिपीटर्स ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्या गलतियों से बचना चाहिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ जनरल एडवाइजरीज या जनरल पिटफॉल्स देखे। इस वाले वीडियो में हम स्पेसिफिकली इकोनॉमी की बात करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट बाय सुदर्शन सर, उसके बाद हिस्ट्री आर्ट कल्चर बाय प्रतीक नायक सर वगैरह, ये पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि अच्छा इकोनॉमी में क्या ख्याल रखना है, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स बोथ। तो देखिए इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स 2024 में 3 चीज करनी है। स्टेप 1, एक तो इनके चंगुल से निकलो आप, जो भी ये सब व्लॉगर्स और रॉयल एंट्री टॉपर्स वगैरह जो गलत दिशा में ले जा रहे हैं। फिर स्टेप नंबर 2 कि जो प्रश्नों में थोड़ा नयापन दिख रहा है तो उसमें कितना ह्यूमनली पॉसिबल है, मानवीय रूप से संभव है, उतना करना है। जो नहीं संभव है उसको छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 फाइनल में राफेल नादाल और दिमित्री मेदवेदेव की जंग होती है, तब समझो नादाल ने सारे सेट्स नहीं जीते, उसने मेजोरिटी ऑफ द सेट्स जीते हैं। तो इकोनॉमी में भी मान लीजिए 15 सवाल आए तो कोई 15 नहीं करने हैं, हमसे जितने हो पाए 7, 8, 9, 10 उतने ही। डू व्हाट इज ह्यूमनली पॉसिबल विद इन द गिवन टाइम एंड मनी लिमिट। फॉर एग्जाम्पल ये अभी लेटेस्ट यूपीएससी प्रीलिम 2023 हुई, उसमें एक प्रश्न पूछा कि शेयर मार्केट में बीटा शब्द का मतलब क्या है। अब आप कहे ठीक है वो तो उसने पूछा और तुरंत में अभी नेट पे सर्च करो और पहला रिजल्ट आया उससे जवाब मिले, बराबर है। अपन रियल एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते ना, कंप्यूटर लेके नहीं जा सकते, तो कोई किताब पढ़नी पड़े, देखनी पड़े। अब ऐसी जो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जो प्रश्न आते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड कोर बुक कौन सी है, तो प्रोफेसर भारती वी पाठक की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। लेकिन वो आपको देखनी नहीं चाहिए। 2 कारण, एक तो 700 रुपए की किताब हो, 920 उसके पन्ने और सारे पन्ने अपने लिए काम के नहीं, सिवाय कि आप आरबीआई या सेबी के ग्रेड बी ऑफिसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, देन इट मेक्स सेंस। अपनी यूपीएससी के लिए एक्सक्लूसिवली ऐसी किताब देखना अपने लिए हक में नहीं। तो असल में जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, वो तो उनको उस हिसाब से जो थोड़ा एक्सपांड करना पड़े मटेरियल को वो करना चाहिए। तो अभी आप समझो कि कोई भी इकोनॉमी के प्रश्न है, कुछ इजी है, कुछ मीडियम है, कुछ टफ है। तो हमें इजी और मीडियम तक ही अपने को सीमित रखना है। सीढ़ी लेके ऊपर नहीं चढ़ना है कि मैं जाके टफ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूं, वो करने बैठे तो बाकी सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे। सो डू व्हाट इज ह्यूमनली पॉसिबल विद इन गिवन टाइम एंड मनी लिमिट्स। तो आप बोल रहे हैं अच्छा ठीक है ऐसी मोटी जाड़ी किताबें मत करो, नहीं पढ़ सकते हम लोग, तो फिर तो मतलब क्या नया पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या नया पूछ रहे हैं। तो जवाब है 3 चीज नहीं करनी है। पहली, शेयर मार्केट के आसपास, फाइनेंशियल मार्केट के आसपास कुछ नए टर्म्स, इसको थोड़ा और भी एक्सपांड करके कि कुछ बिजनेस स्टडीज, कुछ कॉमर्स अकाउंटेंसी, वो सब। दूसरा कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे कितने जात के टैक्स लगते। और तीसरा कि जो भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना।
ये 3 ऐसी चीज है जो ह्यूमनली पॉसिबल है, बाकी और भी 25 10 भी नहीं, अच्छा ये ऐसा पूछा तो ये करो, ये ऐसा पूछा तो ये करो, बट इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। अब ये भी मेरे हिसाब से वो तो टीचर ने करना चाहिए जो पढ़ा रहा है। अब जैसे कि बात करें हम शेयर मार्केट की, मैंने आपको बताया कुछ नए जात के सवाल पूछ रहे हैं। अब शेयर मार्केट में सिर्फ उसने एक प्रश्न मान लीजिए कुछ पूछा हो बीटा, या फिर ये पूछा हो कि अच्छा ये वाले इंस्ट्रूमेंट पे कितना टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, तब उसको देखते हुए क्या हमने सिर्फ 3 ही टॉपिक्स तैयार करने, नहीं और भी आगे पीछे जितना चर्चा में रहता हो देखना चाहिए। जैसे अभी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी एनबीएफसी दोनों का मर्जर हो गया, तो शेयर स्वैपिंग नाम का टर्म चर्चा में आएगा। या कोई आईपीओ आए उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स के साथ क्या होता है उसकी थोड़ी समझ, शेयर प्लेजिंग, ऑफर फॉर सेल, इक्विटी डाइल्यूशन से लेके एडीआर जीडीआर में भी अब कुछ नए रिफॉर्म्स लिए गए हैं। तो ठीक है, समझना चाहिए। अब वो कितना समझना चाहिए, किस हद तक समझना चाहिए, तो मैं अपने मटेरियल को अपडेट कर रहा हूँ। ये कुछ उसके सैंपल स्क्रीनशॉट थे, पहले 50 पेजेस थे शेयर मार्केट के, अभी बढ़ा के मैंने किए 7070। और इसमें कोई बहादुरी ऐसा नहीं, मेरा ये मानना है कि ठीक है हम फीस लेते हैं तो उस हिसाब से अगर नया कुछ पूछा जा रहा है तो चीज़ों को अपडेट करना चाहिए। देखिए लक्ष्मीकांत की किताब में पढ़ने लायक मान लीजिए 800 पेजेस हों और 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ, तो मैं इसको जीरो और जीरो हटा दूं तो क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। 80 पेजेस पढ़ोगे तब जाके पॉलिटी का एक एमसीक्यू सॉल्व होता है। तो आप ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि फिर इकोनॉमी के अंदर 5 पेज में एक सवाल सॉल्व हो जाए, नहीं हो सकता ना, तो कम से कम 50-17 पेज तो होंगे। तो इसमें कोई शर्म है नहीं। खैर, अब रियल परीक्षा में कुछ बार ये होता है, जब आप रियल एग्जाम में वो क्वेश्चन देखते हैं तो आपको अटैक आ जाता है कि ये तो पढ़ा नहीं था, ये तो देखा नहीं था, इसको कैसे सॉल्व करूं। फिर वही क्वेश्चन घर आके सुकून से 2-3 बार रिविजिट करते हैं अलग अलग टाइम गैप पे, तो आपको लगे अच्छा ये तो मैनेजेबल था। उसका ये भी कारण है कि उस दिन रियल एग्जाम हॉल में आपके पास बहुत स्ट्रेस होता है, पिछली रात ठीक से पढ़ाई नहीं करी हो, पूरी दुनिया का मेरे पे नजर है, मैं पास होऊंगा कि नहीं। सो दैट इज ऑल्सो रीजन कि अपने सवाल ठीक ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, एक प्रश्न पूछा 2022 प्रीलिम में, फाइंड करेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। अब पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट में नहीं पढ़ा, तीसरा मैं ये पूछ रहा हूँ, तीसरा देख रहा हूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। मतलब वो ऐसा बोला इसमें पैसा डालोगे तो कोई टैक्स नहीं लगता। वो असल में सोचिए कि ऐसे बहुत कम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो और आप पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगे। फॉर एग्जाम्पल एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंदर एक सुकन्या समृद्धि नाम की बैंक में फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है कि जहां आप अपनी बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट लगाते हैं, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पे जो ब्याज चढ़ता है तो सरकार उस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लेती। अब ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत कम है, लिमिटेड है, तो जो वो 5-10 या 15 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो उतनी आप लिस्ट करके जाओ और फिर आप एक विन डायग्राम अगर बना दो, बराबर की ये एक विन डायग्राम है, इसमें सर्कल के अंदर जो 5-10-15 चीजें हैं उन पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, उसके बाहर में जितना देखो उन सब पे इनकम टैक्स लगता है। उस हिसाब से पता चले कि भाई ये वाली चीज पे जो बोल रहे हैं इनकम टैक्स नहीं लगता, ये गलत है, और उसे आप जैसे ही एलिमिनेट करो तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो एलिमिनेशन के हिसाब से बी सी और डी चला जा रहा, आपका जवाब बचता है सिर्फ ए, ओनली 1 एंड 2। और ये भी आप देखो कि ये 2022 में पूछा जब पेयर वाले प्रश्न पूछने का रिवाज था। पेयर वाले इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 100 सारे पेयर वाले ही आते, कुछ तो सीधा भी पूछ लेते जो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सको। ऐसा 2023 में उसकी वापस से प्रेम चालू रहा कि इनकम टैक्स लगता है कि नहीं। तो इस बार एक और नया था, इनवाइट्स। इनवाइट्स ऐसी चीज है कि इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, कि इन्वेस्टर उसमें पैसा डाले और ये इन्वेस्ट फंड मैनेजर आपका पैसा अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, और फिर वहां से जो भी शिपिंग पोर्ट है, एयरपोर्ट है, मान लीजिए एयरपोर्ट है तो वहाँ पार्किंग फीस से पैसा कमा रहा है, वहां पर मैकडोनल्ड डोमिनो के एयरपोर्ट पे जो स्टोर होते हैं उनके रेंट यानी किराए से पैसा कमा रहा है, थर्मल पावर प्लांट की उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बिजली के बिल से पैसा कमा रहा है, वो सारा पैसा फिर इन्वाइट्स के मैनेजर को मिलेगा और वहां से वो आपको पैसा वापस करे। कुछ जगह ऐसा होगा इन्वेस्ट का मैनेजर किसी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करे और उसको आगे पैसा है वगैरह। अब इस पे पहला स्टेटमेंट लंबा है उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। नहीं, पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें ऐसा बोला है कि ये जो वाली चीज है उसमें एक पर टैक्स लगता है दूसरे में टैक्स नहीं लगता। सो द इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इस पर डिपॉजिट पर ब्याज की आय, उस पर निवेशकों को कर में से छूट है। तो मैंने आपको आगे बताया कि भाई अगर आप ऐसा एक विन डायग्राम बनाओ
कि कौन सी चीज़ पे टैक्स लगता है नहीं लगता है, तो ये वाली ऐसा होगा कि उसके बाहर आएगा। सो अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और आप जानते हैं कि अजर्शन रीजनिंग टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए तो अपने आप आंसर बन जाता है डी। ऑफ कोर्स ये तो मतलब लग गया, ऐसा जरूरी नहीं अगले साल उसको दिल आ जाए, तो आपको पेयर बना के भी पूछ सकता है पेयर टाइप का क्वेश्चन, तो फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से ना हो पाए। और अगले साल ये भी हो सकता है कि वो ऐसा इनकम टैक्स लगता है कि नहीं ये पूछना ही बंद कर दे। सो इट कैन गो आइदर वे। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज ह्यूमनली पॉसिबल। ये भी ऐसी चीज है, अब इतने एग्जाम खत्म होने के इतने महीने बाद जब हम देखें तो सब चीजें आसान लगना शुरू हो जाए। रियल एग्जाम में जितने लोग बैठे थे बहुत सारे लोगों को हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि नहीं हो रहा है, दैट ऑल्सो आई एक्सेप्ट। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है वो पूछ रहे हैं, उस हिसाब से कुछ नया नया हम पढ़ेंगे जितना ह्यूमनली मानवीय रूप से पॉसिबल है। तो मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस पिलर 1 में क्या है, पिलर 2 पिलर 3 पिलर 4 5 6 के अंदर क्या नए किस्म के प्रश्न आ रहे हैं, उस हिसाब से क्या हम ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो हम अभी आगे स्लाइड में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्विकली मैं आपको बता दूं कि जो लोग शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं बिगिनर्स हैं उनके लिए अपने आरंभ या फाउंडेशन बैच शुरू हो रहे हैं। इकोनॉमी का मेरा प्रेम का कोर्स ऑलरेडी शुरू हो गया है। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भविष्य में और नए हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। रिपीटर मतलब जिसने लास्ट एग्जाम दिया था प्रीलिम या मेंस क्लियर नहीं कर पाया वापस से परीक्षा दे रहा है, तो उनको तो आप समझो 800,000 आवर्स वापस से देखने नहीं है। उनको नए ट्रेंड के हिसाब से जो थोड़ी इंक्रीमेंटल चीज़ें वापस पढ़नी है तो कम घंटों में ज़्यादा पढ़े, ऐसी वो ऑब्जेक्टिव के साथ वो कोर्सेज आ रहे हैं। और ये जो रिपीटर बैच है उसके अंदर टीचर्स के नए पावर पॉइंट हैंडआउट वगैरह की बात हुई। स्टडी मटेरियल बाय अनअकैडमी की, जहाँ पर पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, एंशिएंट और मिडाइवल में जो नई जात के प्रश्न आ रहे हैं उसका वैल्यू एडिशन, इंडिया ईयरबुक मतलब ये जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेडल वगैरह जो पूछा जा रहा है, प्लेसेस इन न्यूज मैप्स का सब मल्टीमीडिया रिच आपको मटेरियल मिले, और भी बहुत कुछ। एंड देन क्विज के नाम पे नए ट्रेंड के हिसाब से फ्रेश क्वेश्चंस, और बाकी भी जो एलाइड एग्जाम है जैसे सीडीएसई एपीएफ वगैरह उसमें आजकल कौन से टॉपिक उनको भागे हैं और उस हिसाब से हमें क्या और पढ़ना चाहिए वो सब उसमें होगा। और अनअकैडमी का ये पूरा सब्सक्रिप्शन की, जहाँ पर 1 सब्सक्रिप्शन अनलॉक्स एवरीथिंग, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, पावर पॉइंट नोट्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट नए ट्रेंड के हिसाब से, मेंटरशिप और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप एड ऑन के रूप में और उसको एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हमें ये वीडियो लेक्चर वगैरह नहीं सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो अलग से सिर्फ प्रीलिम की टेस्ट सीरीज फॉर लेस देन 5,000 एंड सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज फॉर लेस देन 15,000। हालांकि मेरा ये मानना है कि उसकी जगह आप ये प्रोडक्ट में जाए प्लस में, तो इसमें वो वाली चीज़ें टेस्ट सीरीज भी एम्बेडेड हैं, सो इट इज़ मोर एफिशिएंट। और ये सब कुछ अप टू 50% ऑफ यूजिंग द कोड दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। क्या मैं वापस आऊँ कि अच्छा ये जो अलग अलग टॉपिक्स या पिलर्स या चैप्टर हैं उसमें हमें अब क्या क्या पढ़ना चाहिए या क्या नहीं हो सकता है, क्या स्किप कर देना चाहिए। तो पर आगे बढ़ने से पहले एक पूर्व शर्त है, प्री रिक्विजिट। ये वीडियो के नीचे लिंक में टॉपिक वाइज पेपर सेट की पीडीएफ फाइल है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड करो। पिछले 10 साल के पेपर उसमें दिए हैं, उसको आप पहले दिमाग में उतारो कि ऐसा ऐसा पूछ रहे हैं, देन इट विल मेक सेंस कि अच्छा अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं किस कंटेक्स्ट में बात करूँ। तो देखिए मैंने एक चीज चार्ट बनाया है, इकोनॉमी को मैं पढ़ाता हूं, तो उसमें फर्स्ट हम बात करें डिजिटल पेमेंट, बिटकॉइन, ये सब की। तो क्या पिछले 4 सालों की बात करते, उससे पुराने में जाएंगे 2016 से 19, वो अलग जमाना था, अभी आजकल अलग जमाना है। तो इसमें आप पाएंगे कंटिन्यूअसली डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह के बारे में कुछ ना कुछ पूछते हैं। हाँ, तो हम जब पढ़ रहे हैं तो डिजिटल पेमेंट पर ध्यान होना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी पे ध्यान होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। दूसरा पिलर 1A2 मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ये आरबीआई का सीआरआर, एसएलआर, ये सब के बारे में। अब यहाँ पर जो भी प्रश्न है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सपोज कि ये जितने प्रश्न आए 2 4 5 7, एक या दो को छोड़ के ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन की जो थियरी से मैनेजेबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल महंगाई से लड़ना है, रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए। अब आपको वो एक की जगह आपको 4 अलग अलग उसकी अंडरस्टैंडिंग पूछे तो थोड़ा लंबा करते हैं, जटिल करते हैं, पर हो जाता है। तो क्या उसमें मुझे कुछ नया समझना है, नया जानना है, एक हद से ज्यादा और डीप में जाना, तो कोई जरूरत नहीं। उसमें जो भी एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी या मनी मल्टीप्लायर या आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करे या पूरी दुनिया के सारे देश के सेंट्रल बैंक क्यों लोन महंगे कर रहे हैं, ये सारे दे आर मैनेजेबल, इजी। तो उसमें क्या कुछ मुझे नया लेफ्ट राइट करना है, कोई नई किताब खरीदनी है, नया टॉपिक पढ़ना है, तो बहुत कम है, कुछ नया खास नहीं। उसी तरह थर्ड चैप्टर हम कहें कि बैंक और एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन, 2023 में कुछ पूछा नहीं। उससे पहले पूछा ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है, आरबीआई करता है, वगैरह चीज़ें आई। फिर कुछ बैंकों के बारे में बेसिक कि आरबीआई का क्या काम है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या बाकी बैंकों से ज़्यादा लोन में पैसा देते, और वो भी करंट अफेयर्स के आसपास, क्योंकि उस वक्त अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की ऊपर सरकार का कितना नियंत्रण होगा, आरबीआई का कितना नियंत्रण होगा, उसका एक नया कानून बना था। ठीक है, तो मतलब ये भी बहुत जोरदार या लीक से हटके ऐसी तो चीज़ नहीं, मैनेजेबल मीडियम हम बोल सकते हैं। जहाँ तक बात है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वगैरह, दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो कार्वी कैपिटल और कुछ और लोगों के नाम स्कैम हुए थे और उस वक्त इन एजेंसी ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए पूछ लिया था। या ये जो अभी मैंने शुरुआत में बात करी भारती वी पाठक, तो उसकी किताब में सारी ये सब लंबी लंबी कहानी होती है इन सब ऑर्गेनाइजेशन और उनके रेगुलेटर्स की। आइदर वे उन्होंने पूछा, खैर मीडियम बोल सकते हैं। फिर हम कहें चौथा चैप्टर, या हम कहें पिलर 1B2 बैड लोन्स, एनपीए, बर्निंग इश्यूज। ठीक है, इस बार तो कुछ उसमें नहीं पूछा। पिछली बार बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको अब आप एफएसआईबी बोलते हैं, जो कि सरकारी बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के चेयरमैन एमडी वगैरह के इंटरव्यू और सिलेक्शन के लिए, उसके बारे में सिंपल सा सवाल पूछा था कि वो आरबीआई उसका ओनर है कि कौन है। उससे पहले आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट और इन सब के बारे में प्रश्न आए थे। वो हालांकि पुराना मुद्दा था, 2016 में मेरे ख्याल से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया, फिर उसकी आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में एक प्रश्न था। फिर एक बार पूछा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हालांकि ये थोड़ा टफ बोल सकते हैं, हवा में से तो नहीं आया, उसकी भी बात इकोनॉमिक सर्वे में थी। लेकिन अब समझो, अब मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ और मुझे तो याद हो कि अच्छा 10 साल पहले उसने लिखा था और आपको सपना आ जाना चाहिए, और मेरा रोमांटिसिज्म है, पर इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। पर आप समझो कि अगर पिछले 4 सालों में मैं कहूँ ये 1 2 3, और अभी तो कुछ प्रश्न नहीं आया, तो 3 सवाल आए ना, तो 3 में से 2 तो ऐसे थे कि मैनेज हो जाते थे, एक चलिए शायद ना मैनेज हो पाए, तो इतना हम कर सकते। पिलर 1C शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मैंने आपको बताया आजकल इनको नया सब चला है, इनवाइट्स पे इनकम टैक्स लगता है कि नहीं, पिछले साल बोला ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे टैक्स लगता है कि नहीं, फिर ये कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और एनडीएस-ओएम वाली सिस्टम में बॉन्ड कैसे खरीदते हैं, सीडीएसएल का मालिक आरबीआई है कि नहीं, शेयर मार्केट में बीटा का क्या मतलब है, कैपिटल मार्केट के कितने प्रकार से होते हैं, कॉल मनी और बाकी इंस्ट्रूमेंट में क्या अंतर है। तो मतलब बीच में ऐसा था एक एक दो दो सवाल ही आते थे, आजकल ज्यादा सवाल शेयर मार्केट से आ रहे हैं। इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, मेरा पहला मटेरियल ये चैप्टर के लिए 50 पेज था, मैंने बढ़ा के 70 पेज कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर मैं फी ले रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मटेरियल अपडेट करना पड़े, तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। यूट्यूब में कुछ लोग उसकी सब गलती निकालते हैं कि तुम फालतू की ज़्यादा चीज़ें देते हो, तो आई एक्सेप्ट इट। दो हाथ से लड्डू नहीं हो सकते कि आपको पेपर भी टफ है और मटेरियल भी कम दो और हमको पास भी नहीं होना है, तो भाई आपको चिंता नहीं, आपके माँ बाप मुझे कभी रास्ते पे रोक के पूछे, देन आई विल हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों तुमने हमारे बच्चों को फेल कराया था। आगे पिलर 1D मतलब इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एज अ टॉपिक ऐसा है कि हर साल वो आता नहीं, और कभी आ जाए तो दो बातें हो सकती है। एक तो सिंपल सा कोई सरकारी योजना का प्रश्न पूछ ले कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, या कुछ एकदम अतरंगी पूछ ले। जैसे आप देखो शेयर मार्केट में 3 साल तो कुछ पूछा नहीं अभी, और 2020 के अंदर साइबर इंश्योरेंस के बारे में प्रश्न पूछा, टोटल क्रेजी क्वेश्चन। साइबर इंश्योरेंस आप समझते हैं, वायरस में अपना कंप्यूटर हैक हो गया, पैसों का नुकसान हुआ, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा था कि अगर कोई बदमाश हथौड़ा मार के आपका कंप्यूटर तोड़ दे तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी कि नहीं। जब वो प्रश्न पूछा तो कोचिंग वालों की आंसर की, 2 जने बोले देगा, 2 जने बोले नहीं देगा, अल्टीमेटली यूपीएससी बोले नहीं है। क्रेजी क्वेश्चन। अगेन आई गो बैक टू राफेल नादाल की जो मैंने आपको स्लाइड बताई, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है हर चीज को करना। अब इसको देख के हम और 25 जात के इंश्योरेंस प्रोडक्ट में टर्म्स कंडीशन पढ़ने बैठे, नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, हिट एंड मिस केस कि इसमें अब तो हाँ तुम नया क्या पढ़ा, जब ठीक है जो न्यूज में चर्चा में वो चीजें नहीं पढ़ लेंगे, पर कोई और बहुत दमखम उसमें नहीं लगाएंगे। कि अब देखो शेयर मार्केट के अंदर तो फिर भी सेंस बनती है कि कंटिन्यूअसली दे हैव गॉट अफेक्शन फॉर शेयर मार्केट, कितने सारे प्रश्न आ रहे हैं। इंश्योरेंस में जब आ नहीं रहे तो खुद से हम अपना पेट दबा के क्यों उसको पेट दर्द खड़ा करना है, राइट। सिमिलरली पेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके अंदर भी आप पाए कि रेगुलरली नहीं एक आध प्रश्न आते, पिछले 4 साल में एक दो प्रश्न कुछ आ रहे। मीडियम टू
टफ मैं फिर भी कहूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे अब किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, उसने जो प्रश्न पूछा इतना बुक्स में दिया ही नहीं था। वो आप 5 साल पहले लोकसभा में क्या जवाब दिया था मिनिस्टर ने, उस हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करो, देन इट हेल्प्स। खैर, पर उस हिसाब से भी वो पूछ रहा है तो मैंने तो अपने मटेरियल को अपडेट किया है। आगे पिलर 2 की बात करें, मतलब बजट टैक्सेशन। बजट टैक्सेशन में हम देखते हैं कि देखिए टैक्सेशन वो पूछा नहीं। अब वो इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आगे शेयर मार्केट में ही पूछ लिया कि ये वाले बॉन्ड पे टैक्स लगता है कि नहीं। तो इधर सीधा हम आगे बढ़े कि बजट, उसके डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बाद आता है कि सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया, अभी यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को उसमें से कुछ हिस्सा देना पड़ता है, जिसके लिए फाइनेंस कमीशन बनता है, वित्त आयोग। तो इस बार पूछा कि फाइनेंस कमीशन जो पैसा देगा तो उसमें हॉरिजॉन्टल वो टैक्स डिवाइड करेगा हर एक स्टेट में, उसकी क्या फॉर्मूला, इसमें किसको कितना वजन है, ऐसा कुछ प्रश्न आया। आई वुड कॉल इट इजी क्वेश्चन, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की कोर ऑफ द कोर उसकी फॉर्मूला होती है, वो पता होनी चाहिए। उससे पिछले वाले साल में भी पूछा, वो एक लाइन का ही प्रश्न था, वो जो पूछा वो वोडाफोन केस का क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर का वो केस था टैक्स के बारे में। इट वॉज इजी क्वेश्चन। 2021 में पूछा ब्लैक मनी क्यों खराब चीज है, वो भी काफी इजी था। 2020 में कुछ पूछा नहीं। तो मतलब आप समझो यहाँ तो काफी आसान और मैनेजेबल क्वेश्चन आते हैं। तो क्या इसमें अभी और कोई नया किताब पढ़ के और पीएचडी करने बैठा, कोई जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपकी नजर है, गुड इनफ। फिर आता है मुद्दा फिजल डेफिसिट, मतलब सरकार ने इनकम आई, सामने खर्चे किए, तो जितना पैसा कम पड़ रहा है उतना पैसा उधारी में लेना होगा, उसको हम कहें फिजल डेफिसिट। अब फिजल डेफिसिट में भी सब हिट एंड मिस में चलता है। बीच में एक बार जो पूछा कि इंटरेस्ट रेट, मतलब जो लोन उसने लिए हैं वो कौन से वाले टाइप के ज्यादा हैं, फिक्स वाले या फ्लोटिंग वाले। पुराने वर्षों की इकोनॉमिक सर्वे देखो तो उसमें जवाब कुछ अलग चलता है, अभी वाले में कुछ अलग चलता है, उसके आंसर क्या है उसमें तीसरा ही कुछ चल रहा है। तो हिट एंड मिस, बट एक हद से ज्यादा उसमें फायदा नहीं ज्यादा लेफ्ट राइट करने का। फिर बात करें पिलर 3, मतलब ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करेंसी एक्सचेंज, अगेन हिट एंड मिस केस हो जाता है। उसका कारण ये है कि कुछ तो वो पूछे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का डेटा, अब एक हद से ज्यादा हम वो सब डेटा मेमोराइज कर नहीं सकते और उसका कोई अंत नहीं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लगे अच्छा ये ऐसा होगा या नहीं होगा, और उस हिसाब से एलिमिनेशन मेथड में कुछ चढ़ता है तो चढ़ाएंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देना चाहिए। फिर एक पूछा टी बोर्ड का दुबई में ऑफिस है कि नहीं है, वेल लिटिल टफ क्वेश्चन, क्योंकि उतना पढ़ के जाना मुश्किल। फिर एक बार पूछा एफडीआई के टाइप्स, अब ये प्रश्न टफ काफी था। उसका कारण ये, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई फॉरेन एंटिटी भारत की कोई कंपनी में मोर देन 10% शेयर होल्डिंग खरीद ले तो हम उसको बोलते हैं एफडीआई आया। अब एफडीआई कैसे आता होगा, तो वो जो विदेशी कंपनी है भारतीय कंपनी के शेयर्स खरीदती होगी, तो हमको तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है कि शेयर्स खरीदती। इसमें उसने और भी 3-4 जात के इंस्ट्रूमेंट पूछे जो असल में बुक्स में नहीं दिए, फिर आपको आरबीआई का नोटिफिकेशन पढ़ना पड़े उसमें, अच्छा ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर पार्ट ऑफ दिस और नॉट। सो इट वाज टफ। अब उसमें मैं 25 जात के एलिमिनेशन टेक्निक अपना के आपको कहूँ, देखो ये तो हो जाता है, आसान है, इट मे बी इजी फॉर द टीचर बट नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। इसलिए मैं क्या हिट एंड मिस है, एक हद से ज्यादा लेफ्ट राइट करने का फायदा नहीं। फिर कुछ पूछा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डेटा के बारे में, मेरे ख्याल से फिर उसको कैंसिल भी करना पड़ा था। एक आसान सवाल पूछा था डब्ल्यूटीआई के ऑयल कॉन्टैक्ट वो टेक्सटाइल्स वेस्ट इंटरमीडिएरीज। तो समझो मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, एक आध सॉल्व हो जाए, एक में 50-50 करना पड़े और एक को छोड़ देना पड़े, ऐसी ये चैप्टर या टॉपिक है। पिलर 3 बी, करेंसी एक्सचेंज। इस बार तो सिंपल एनसीईआरटी से प्रश्न था स्टरिलाइजेशन के बारे में, जो काफी मैनेजेबल था। पिछले सालों में थोड़ा एडवांस पूछा था, नीर और रीर के क्या इंटरप्रिटेशन है, करेंसी एक्सचेंज के दौरान आरबीआई क्या एक्शन लेगी, हालांकि वो तो इजी क्वेश्चन। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, हाँ भी वो भी, मतलब कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो वो भी मैनेजेबल था। डिवेल्युएशन भी मैनेजेबल, गोल्ड ट्रांसफर ये सब। तो देखिए जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि महंगाई से लड़ना है, क्या करना चाहिए, आरबीआई ने रेपो रेट को महंगा करना चाहिए। उसी तरह ये जो करेंसी एक्सचेंज के क्वेश्चन आते हैं, दे आर मैनेजेबल, कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि अच्छा रुपया और वीक हो रहा है, उसको रोकने के लिए आरबीआई ने ऐसा करना चाहिए, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है उससे लड़ने के लिए आरबीआई ने ऐसा करना चाहिए। वंस यू हैव दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो मान लीजिए इधर से 3 सवाल हैं तो 2 आपके हो जाते हैं, एक छोड़ना पड़े, बट अदरवाइज मैनेजेबल। और इसमें भी क्या कोई नया मटेरियल खरीद के नया नया कुछ करना है, नहीं भाई, जो भी थियरी आपने पढ़ी है वो बराबर है, ऊपर थोड़ा करंट अफेयर्स करना पड़े तो वो देख लेना। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
उसमें इस बार थोड़ा मतलब लीग से हटके जो ज्यादा फेमस नहीं है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जो थोड़ा टफ था। ऑफकोर्स अब उसने पूछा है तो उस लेवल की भी एडवांस जो भी चीजें करनी है मैं अपने हैंडआउट्स को अपडेट करूंगा। बट कैन यू रिमेंबर दैट मच एंड रिकॉल इन रियल एग्जाम, वो तो अगेन टफ है। तो देखते हैं कितना हो सके। एक हद से ज्यादा इसमें लेफ्ट राइट करने से बेहतर होगा कि जितना टाइम बचा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट वगैरह में भी और थोड़ा पढ़ लिया जाए, दैट विल बी बेटर। इंक्रीमेंटली ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट करने से ज्यादा मार्क आएंगे ऐसा लगता नहीं मुझे। पिछले समय में भी ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट के कुछ प्रश्न आए। सो दैट वाज थर्ड पिलर। उसके बाद बढ़ते हैं पिलर फोर। पिलर फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आप जानते हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। अब इस बार जो पूछे, क्योंकि आप समझते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट सर्विस वाले विद्यार्थियों की भी टेस्टिंग हो रही है प्रीलिम में, तो कुछ उनके लिए पूछा जाए। अब जो प्रश्न आते हैं ठीक है वो पूछे, उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन निकालें, देन वो यूपीएससी एग्जामिनर की सोच के साथ कितनी मैच होती है चलता है, बट ठीक है। एक हद से ज्यादा और उसमें लेफ्ट राइट करना उपयोगी नहीं। पिलर फोर बी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ई कॉमर्स वगैरह। इस बार कुछ ठीक ठाक सवाल थे एमएसएमई पीएसएल के बारे में। इससे पहले विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में, वो भी उसमें कुछ डिबेटेबल टाइप का था। फिर कुछ पूछा नहीं पिछले सालों में। खैर पढ़ के तो हम सब जाना चाहिए, मैं भी सब पढ़ा ही देता हूँ। वहां जितना पूछे नहीं पूछे वो तो यूपीएससी एग्जामिनर की मर्जी। फिर आता है पिलर फोर सी, नीति आयोग 5 ईयर प्लान वगैरह। हर साल पूछते नहीं, कुछ बार पूछते हैं, कुछ आसान होता है कुछ मुश्किल होता है। अब एक बार उसने क्या पूछा 2022 में कि वियतनाम की इकोनॉमी जो आगे बढ़ी उसके लिए क्या कारण जिम्मेदार थे। अब इकोनॉमी टीचर के रूप में मैं 25 के एलिमिनेशन टेक्निक लगा के वो देखो ये तो हो गया। और देखो आज से 10 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने बात करी थी कि वियतनाम में डेमोक्रेसी है या नहीं है, उसके चलते वो आगे बढ़ गया है, तो तुमको सपना आ जाना चाहिए था। वो सब मुश्किल है। सो उसको छोड़ देने में भलाई है। मतलब ये देख के अगर आप सोचे अच्छा अब मैं हर एक देश के इकोनॉमिक मॉडल को समझ लूंगा और अगले साल प्रश्न तो किधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, पीछे भी नहीं था आगे भी नहीं था। फिर कुछ था ऑर्गेनाइज लुकिंग आफ्टर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, खैर वो तो मैनेजेबल था। कुछ बार डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप के सवाल आते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद गांव के अंदर रोजगार बढ़े हैं कम हुए हैं, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो तो कुछ हो जाता है। कुछ बार अपने तुक्के गलत भी होते हैं। खैर वो उतनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करना चाहिए, गलत हो गया तो फिर कोशिश करनी चाहिए। फिर उसको मतलब हर जगह डर के रहेंगे कि मैं कोई टीकी मई करूं अनलेस आई एम 100% श्योर, तो भी दिक्कत हो जाती। पिलर फोर डी, जीडीपी। जीडीपी में उनको खुजली क्या मस्ती आजकल, जो नॉर्मल बुक्स में नहीं दिया, ऐसे बाहर के थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो एडवांस लेवल के बुक्स हैं उसको, उसमें से टर्म्स आपको निकाल के पूछे जाए। व्हाट आर रियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उससे पहले कुछ और भी कि ग्रोथ एक्स हैपन होगा अगर इसमें ये चीज होगा वगैरह। समटाइम्स डिफिकल्ट समटाइम इजी, जैसे ये कोरोना के दौरान बात चलती थी। इकोनॉमी आप समझो अप डाउन होती है, तो जब भी इकोनॉमी लो फेज में हो सरकार ने ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए हाईवे हॉस्पिटल बनाने के लिए, ताकि स्टील सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री को मदद मिले और उससे जॉब क्रिएट हो। तो इसको हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी। तो काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी को उपयोग करके कैसे लड़ सकते हैं स्लो डाउन से वगैरह प्रश्न पूछा। इकोनॉमिक सर्वे और बाकी जगह भी काफ़ी चर्चा थी, तो मैनेजेबल इजी क्वेश्चन क्योंकि वो किताबों में दिया था। इन्फ्लेशन, देखिए इकोनॉमी इज नॉट लाइक हिस्ट्री की हर साल बुद्धिज्म और जैनिज्म का सवाल आए। तो इन्फ्लेशन तो आप देखो हर साल कोई उसके प्रश्न आए ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया नहीं। जब पूछता है तो आसान किस्म के होते हैं, मैनेज हो जाते हैं। जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या ज़्यादा पैसा छापने से ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी अगर मार्केट में उतनी वस्तुओं की सप्लाई नहीं है। या उससे पहले पूछा कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के अंदर कौन से इंडेक्स के अंदर फूड आइटम को ज़्यादा वेटेज दिया है वगैरह। ये वाली चीजें आप पाएंगे कि पिछले 10 साल का आप पीवाईक्यू एनालिसिस करो तो कभी यूपीएससी ने नहीं पूछा था। लेकिन जब आप देखो यूपीएससी के जो एलाइड एग्जाम होते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, सीएपीएफ वगैरह, तो उसमें तो ऐसा सब पूछते रहते हैं। मतलब उनका जो प्रोफेसर है जो पेपर सेट कर रहा है उसके दिमाग में तो है ना कि आई एक्सपेक्ट कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई और इन्फ्लेशन है तो बच्चों को ये मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो उस हिसाब से मैं तो पढ़ा रहा हूँ। अब ये भी पढ़ा होगा तो समझो ये सब डेटा दिया उसके 2 पेज तो गए होंगे। अब हर साल नहीं आ रहा है तो क्या वो 2 पेज मैंने फोकट में आपको दिए? नहीं भाई, वो तो मैंने दिए थे। किसी दिन पूछ लेगा तो पूछ लिया तब काम आए।
अब देखिए फिर वापस उसने नहीं पूछा, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं उसको वापस डिलीट कर दूं कि अब यूपीएससी पूछ नहीं रहा है? ऐसी छोटी बुद्धि से काम करोगे तो प्रीलिम पास नहीं हो सकता। अगेन लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे तो 80 पेजेस पढ़ो तो एक एमसीक्यू निकलता है, तो बाकी भी सब्जेक्ट में। एंड इवन इन लक्ष्मीकांत ऐसा कोई स्टैम्प पेपर तो है नहीं, हो सकता है कुछ साल ऐसे भी गए हैं कि जब आपको पंचायत के बारे में कुछ ना पूछा हो, तो क्या आप पंचायत पढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं, पढ़ के तो सब जाओ। या 5th या 6th शेड्यूल एरिया के बारे में हर साल नहीं पूछा तो क्या आप छोड़ देते हो? नहीं, पढ़ना पड़ता। मित्रों, इंडिया ईयरबुक का भी काफी महत्व अचानक से बढ़ गया हो ऐसा दिखता है। जो 2023 की प्रीलिम, अब उसमें हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स के बारे में पूछा कि मुंद्रा पोर्ट और ये कामराजार पोर्ट और वो क्या उसकी इकोनॉमी वाली एस्पेक्ट है, तो हम अगर इंडिया ईयर बुक का चैप्टर 31 देखें तो उसमें सब वर्ड बाय वर्ड दिया है। हालांकि क्या अब आपको ये बुक खरीदनी है? नहीं, मैंने आपको बताया इसकी पूरी समरी बनाकर हम लोग उसे रिलीज करने वाले इन द अपकमिंग कोर्सेज। फिर ऐसा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें एक टॉपिक है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो देखो एनीमिया मुक्त भारत, अब सामान्य रूप से ऐसे जो स्कीम आते हैं अब तक हम कैसे तैयार करते थे, अच्छा कि उसके क्या 3-4 मेन पॉइंट्स हैं, कौन बेनिफिशियरी है, किस साल से लॉन्च हुई, कौन सी मिनिस्ट्री उसको चला रही। ये वाला जो प्रश्न पूछा एनीमिया मुक्त भारत, इसमें आप देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। मतलब बच्चा का बाल प्रसव हो जाए फिर उसकी वो नाभि के साथ जो अम्बेलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है, तो ऐसा कि उसको तुरंत मत काटो, थोड़ी देर बाद काटो, ताकि उतने में थोड़ा और ब्लड मदर के शरीर से बच्चे के शरीर में आए और उसके अंदर बहुत ही सब हीमोग्लोबिन या जो भी न्यूट्रिएंट वाली वो चीज होती है, तो उतना ज्यादा खून बच्चे में आ जाएगा, तो उसको कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन या एनीमिया नहीं होगा। अब इतना लंबा चौड़ा हम नॉर्मली जो भी कोचिंग मटेरियल या बुक्स के अंदर नहीं पढ़ते, क्योंकि इतना बारीक पूछने का पहले रिवाज नहीं था। पर इस बार उसने पूछा, अब हम देखने जाए कि भाई ये कहाँ दिया है, तो यस इट इज गिवन इन द इंडिया ईयर बुक इंक्लूडिंग डिलेड क्वाड क्लैंपिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड्स। तो बराबर है। तो खैर अब क्योंकि वो इतना एडवांस लेवल का पूछ रहा है छोटी छोटी योजनाओं के बारे में, तो एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे, सो दैट वी विल डू। खैर तो वापस आए तो अच्छा, हम इकोनॉमी देख रहे थे, पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया क्या नया चल रहा है। पिलर 2 बजट टैक्सेशन देखा, पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड देखा, पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब बाकी 2 बचते हैं, एक तो पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर और छठा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब देखिए पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का केस ऐसा है कि हर साल सवाल इतने आते नहीं उसमें। अगर आप देखो ये जितने ब्लैक सेल्स हैं वो ऐसा दिखा रहा है कि उस साल कुछ नहीं पूछा था। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं 3 हिस्सों में बांटूं कि एनर्जी वाटर है, ट्रांसपोर्ट है, रूरल अर्बन है, तो इस बार ठीक है 2-3 चीज पूछ ली उसने, प्राइवेट पोर्ट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के बारे में। उससे पूछने वाले में ईयर बुक टाइप का कि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सैनिटेशन कोलिशन, बट अदर देन दैट यू सी ब्लैक सेल ब्लैक सेल ब्लैक सेल। तो क्योंकि अब आजकल ठीक है, पहले कम या कुछ भी नहीं पूछते थे, अब देखो कंटिन्यूअसली ब्लैक सेल्स है, अब दिख रहा है कि हाँ ठीक कुछ कुछ पूछ रहे हैं। सो दैट मीन्स वी हैव टू पुट लिटिल बिट मोर एफर्ट, आई वुड से ओनली लिटिल बिट मोर एफर्ट, क्योंकि एक हद से ज्यादा ऐसे हर एक छोटे छोटे सैनिटेशन कोलिशन, S3I के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये सब एक हद से ज्यादा करने बैठे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। उतना ही टाइम अगर लगाना ही है तो एनवायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर आप लगा देंगे, इट विल हेल्प यू मोर। फिर आगे बढ़ते हैं पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बताया कि ज्यादा पूछा जो योजनाएं, अगर पिछले तो कुछ साल ऐसे रहे कि वो योजना पूछना उन्होंने कम कर दिया था, अब जो पूछा तो उसमें भी मतलब ज्यादा बारीक तरीके के उसके फीचर्स के बारे में पूछना चालू किया। जननी सुरक्षा, एनीमिया मुक्त भारत या आयुष्मान डिजिटल मिशन, उसके अंदर क्या सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी आपका जो डिजिटल एक्सरे है उसको एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं करना होगा, टाइप के प्रश्न आए। एंड लास्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और मिसेलेनियस में हम देखें तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ पूछ नहीं रहे, बाकी अकाउंटेंसी और MBA टाइप के एक तो प्रश्न का भी रिवाज दिख रहा है कि इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कोई कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या हो सकता है। तो अच्छा ठीक है, ऐसे बिजनेस स्टडीज NCERT क्लास 11-12 या NCERT अकाउंटेंसी क्लास 11-12 का थोड़ा दिख रहा है।
उससे पहले वाले साल में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न है, सब्स्टिट्यूट एंड इंफीरियर गुड्स, इजी क्वेश्चन था। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल काफी टाइम से आ नहीं रहे। अभी से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसको मैं पढ़ूंगा नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि स्टिल यू हैव सम 7 to 8 months। एक आध भी सवाल आ जाए तो खींच के आप समझो 30 to 40 पेजेस से ज्यादा नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो पढ़ के जाने में कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। If you can read 80 pages of Lakshmikant for one MCQ, then you should not have any problem reading 20-30 pages of microeconomics for one MCQ। तो ये इकोनॉमी था, इसको भी और बारीकी से समझना है तो आप समझो, अगर ये सारे लेक्चर्स और ये सब कुछ मिला के हम 80-100 आवर्स तक पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब कुछ तो आधे घंटे में मैं बता नहीं सकता, पर कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग तैयारी करेंगे। और मेरा ये हैंड आउट, उसके अंदर भी खास बात ये होती है कि हर एक वहाँ पर शुरुआत में ही इंडेक्स होता है हर एक चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिवली, ताकि आप उसको ही देख के पता, अच्छा इतने टॉपिक मैंने रिवाइज करे, ये बाकी है देख लेता हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स के हिंदी ट्रांसलेशन होते हैं सब, माइंड मैप, स्मार्ट आर्ट वगैरह से उसकी तैयारी हो सके, ऐसी खास उसमें बातें। खैर बिगिनर्स के लिए आरंभ या फाउंडेशन वो तो चल ही रहा है। रिपीटर्स, उनके लिए भविष्य में रिपीटर्स बैच आ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी पण कम वीडियो लेंथ के साथ, ज़्यादा आपको पीडीएफ या स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करनी हो, प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा हो, ऐसी स्ट्रक्चर है। टीचर्स की तरफ से पावर पॉइंट हैंडआउट अपडेट हो रहे हैं। अनअकैडमी की तरफ से भी लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर्स, एंशिएंट मिडाइवल का वैल्यू एडिशन पैक, इंडिया ईयर बुक स्कीम्स, मिनिस्ट्री वगैरह की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ये सब मिलेगा। और क्विज के रूप में भी फ्रेश क्वेश्चन की पूरी टेस्ट सीरीज बन रही है, तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं विथ अप टू 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्रीलिम और मेंस की, तो वो भी चल रही है। खैर इसके बाद ये तो इकोनॉमी की कुछ मैंने आपको बातें करी कि आजकल कुल मिलाकर चित्र क्या बन रहा है, पर प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं। इसको भी नीचे जो लिंक में पीडीएफ दिया टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, उसको आप सुकून से देखना, इट विल गिव यू बेटर आइडिया कि अच्छा इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सुदर्शन सर से, और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में क्या प्रश्नों का आजकल रुख चला है उसे समझेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में मिलेंगे प्रतीक सर से, हिस्ट्री कल्चर में क्या रुख चल रहा है, एंड सो ऑन। तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, खास करके ये जो प्लेलिस्ट है उसको अपनी वॉच लेटर वाले मेन्यू में डाल दें, और इन सारे वीडियोस को सुकून से देखें। साथ ही साथ पेपर सेट भी जो है पीडीएफ फाइल, उसको भी आप पैरेलली देखते रहें, तो आपको ज़्यादा बेहतरी से इन चीज़ों का मजा आएगा। मिलते हैं अगली बार, लेट्स क्रैक इट।